नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए यार, आज हम लोग सेट नंबर 11 का डिस्कशन करने वाले हैं और सेट नंबर 10 का डिस्कशन कल नहीं हो पाया था। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल ही गया होगा, उसको बनाइएगा। अगर उसमें प्रॉब्लम आएगा तो उसको डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि आसान सा ही सेट था तो हो ही गया होगा। अगर उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका भी हम लोग डिस्कशन का वीडियो अपलोड कर देंगे। और यार एक चीज, कुछ बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस करा दीजिए, घटना चक्र का बुक कंप्लीट करा दीजिए। तो वो तो चल ही रहा है, उसको कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। प्रॉफिट एंड लॉस का जहां तक बात है तो यार एक टारगेट बैच चल रहा है, ओके। तो उसमें अभी हाल फिलहाल में प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हुआ है, तो उसका जो पीडीएफ असाइनमेंट है उसको हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। कंप्लीट वीडियो में 2 सीट है, सीट 1 और सीट 2 करके है उसका असाइनमेंट, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे, एक वीडियो में पूरा आ जाएगा, ओके। उसके बाद जो है हम लोग घटना चक्र का भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो परेशान नहीं होना है, 2-3 दिन के अंदर दोनों से हम प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा देंगे, ओके ना। आ जाइए। और यार जो बच्चे नए हैं उनको पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा, ओके ना। तो आप लोग यहां से जाके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए सवाल पे यार। और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा यार, क्योंकि जुड़ने का सबसे बड़ा साधन जो है वो कमेंट ही होता है। आप जिस तरह से कमेंट करेंगे उसी हिसाब से काम करने में थोड़ा सा सुविधा होता है। ऐसा है नहीं, हम तो अपने इच्छा से जो होता है टॉपिक वो करा ही रहे हैं, पर जो टॉपिक आपको लगे कि हाँ सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक करा दीजिए, तो आप लोग प्लीज यार कमेंट जरूर करें। चलिए आ जाइए सवाल पे। कहा 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयर में निवेश किया जाता है, ओके। का पहला पर 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। का 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 से 3/4% है, तो प्रत्येक शेयर में निवेश की गई राशि क्या है। देखिए यार, ये जो है जनरल एसआई का सवाल है, लेकिन आप इसको एलिगेशन लगा सकते हैं। आपको पता है कि सर जब भी 2 ग्रुप का चर्चा करे, 2 ग्रुप का अगर चर्चा करे और एक बात अगर कॉमन करे तो एलिगेशन लगेगा। का 1 लाख रुपए को 2 भागों में बांट दिया। का पहला भाग पर 9% ब्याज मिलता है, यानी 1 साल में ब्याज मिलेगा 9%, और दूसरा को 11% के दर से निवेश किया, यानी दूसरा पर 1 साल में ब्याज मिलेगा 11%। पहला भाग पर 1 साल में ब्याज मिलेगा 9%, दूसरा पर 1 साल में ब्याज मिलेगा 11%, और इन दोनों ब्याजों को जोड़कर टोटल ब्याज 1 साल में मिलता है 9 सही 3/4%। 9 सही 3/4 यानी 9 चौक 36 3 39/4%, ओके ना। अब देखें, आपको तो पता ही है कि सर इन दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों के डिफरेंस को यहाँ पे, तो आप यहाँ डिफरेंस निकाल रहे होंगे ना, तो एक वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो डिफरेंस तो निकाल ही लेंगे, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आप कर क्या सकते हैं कि सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। तो यार यहाँ पे बट्टा में 4 है, तो अगर 4 से हर जगह गुना कर दीजिएगा, 4 से हर जगह गुना करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 36, और ये 11 चौक 44%। 4 से 4 कैंसिल, ये कितना 39%। अब सारा वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, तो अब आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। 39 में से 36 गया 3, 44 में से 39 गया 5। अब ये 9% के दर से 5 यूनिट पैसा निवेश किया है और 11% के दर से 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है। तो टोटल निवेश किया या इन्वेस्ट, बात एक ही है। टोटल निवेश किया है कितना 8 यूनिट, पर एक्चुअल में निवेश किया है कितना 1 लाख रुपया। 8 यूनिट 1 लाख, तो बाबू 1 यूनिट का वैल्यू कितना 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पचे 20 पर 00 का प्रत्येक शेयर में निवेश की गई राशि। तो 9% के दर से 5 यूनिट निवेश किया, तो 1 यूनिट 12,500, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 0 0 5 पचे 25, 5 दूना 10 2 12 5 1 6, 62,500 रुपया। 11% के दर से 3 यूनिट निवेश किया, 1 यूनिट 12,500, तो 3 यूनिट कितना 0 0 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3 यानी 37,500। तो 62,500 37,500, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए कहा रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% कमी आ गई। कहा कि रेट जो है 16% बढ़ गया, किराया 16% बढ़ने के कारण यात्री ट्रैफिक, कहने का मतलब हुआ यात्री का संख्या में 6% कमी हो गया। तो यार रेट बढ़ा है जिसके कारण यात्री का संख्या घट गया। तो आपको पता है सर, एक घटना घटने के बाद जो रिजल्ट आया, अगर उस रिजल्ट पर अगला घटना घटता है तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव घटना। क्या बोलते हैं? क्रमागत घटना। और सक्सेसिव का केस जब भी हो तो हम लोग AB फॉर्मूला यूज करते हैं। कहा रेट 16% बढ़ गया तो +16, का यात्री का संख्या 6% घट गया तो -6, प्लस इंटू माइनस माइनस, A गुना B बट्टा 100। 16 में से 6 गया बाबू 10, 16 छक 96 बट्टा 100, 96 बट्टा 100 यानी 0.96। 10 में से 0.96 घटाइएगा तो यहाँ 9.04% है। ये आया टोटल कलेक्शन में परिवर्तन, प्लस में आया यानी वृद्धि। परसेंट में कलेक्शन बढ़ा इतना परसेंट, पर एक्चुअल में बढ़ गया 5424 रुपया, 5424। तो कहा कि बताइए वृद्धि से पहले स्टेशन का दैनिक संचय यानी कलेक्शन कितना था। वृद्धि से पहले यानी कि ओरिजिनल कलेक्शन कितना था। ओरिजिनल कलेक्शन यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। 5424 बट्टा 9.04 गुना 100। यार देखिए काटिएगा, 6 चौक 24, 6 नमा 54, 6 से ये कटेगा। डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो चिपक जाएगा, यानी कितना 60,000। ऑप्शन नंबर बी। इस चीज को आप AB फॉर्मूला से कर सकते हैं या फिर सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट भी लगा के कर सकते हैं। दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे का प्राइस जो है 16% बढ़ गया, यानी कि पहले प्राइस था 100 यूनिट, 16 बढ़कर हो गया 116। का यात्री का जो संख्या है, संख्या ये 6% कम हो गया, यानी पहले 100 था, 6 कम होकर हो गया कितना 94। क्लियर है बा। अब यार कलेक्शन निकाल लेते हैं। टोटल कलेक्शन पहले होता था कितना, तो पहले एक टिकट का कीमत 100 रुपया था। टोटल 100 यात्री आते थे तो कलेक्शन होता था कितना, 1 पर 4 जीरो। अब एक टिकट का कीमत है इतना, यात्री आ रहे हैं 94 यूनिट, तो टोटल कलेक्शन कितना 116 गुना 94। क्लियर है। रेशियो को आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं। 4 से कटेगा, 4 से अगर कटता है तो 4 से काट लीजिए, 4 से काटिएगा, 4 से 25 चौक 100 पर 2 जीरो, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 नमा 36, 29। अब 2 से इसको काटिएगा तो 1, 2 दूना 4, 2 पचे 10, इतना 2 से काटिएगा इसको कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 सते 14। अब तो कटेगा नहीं, यानी कि प्रारंभ में कलेक्शन था 1250 रुपया, प्रेजेंट में कलेक्शन है इतना रुपया। अगर इन दोनों को गुना करिएगा तो 29 गुना 47, 7 नमा 63 हाथ में रहा 6, 7 दूना 14, 6 20, 4 नमा 36 हाथ में रहा 3, 4 दूना 8, 3 11, 3 6 3 1, 1363 रुपया। कितना कलेक्शन बढ़ गया, पहले 1250 रुपया कलेक्शन होता है, अब 1363 रुपया हो रहा है। कितना रुपया कलेक्शन बढ़ गया, तो 3 1 1, 113 यूनिट कलेक्शन बढ़ गया, पर एक्चुअल में बढ़ा है कितना 5424 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, तो कितना आ जाएगा जरा बताइए। तो अगर काट कूट करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 48, 1 यूनिट 48। तो कहा कि बताइए प्रारंभ भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का कलेक्शन कितना था, तो 1250 था, 1 यूनिट 48, तो 1250 यूनिट कितना 48 से गुना करिएगा तो 60,000। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, कुछ सवाल होता है कि इस वाले तरीके से आसान हो जाता है, कुछ सवाल AB फॉर्मूला से। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे इस वाला में किए तो कैलकुलेशन इतना गंदा हो गया, दिमाग खराब हो गया होगा। उस वाला से थोड़ा सा आसान हो गया, पर पता होना चाहिए आपको दोनों। कई जगह ये वाला ज्यादा अच्छा तरीका हो जाता है। चलिए आ जाइए सवाल पे। देखिए कहा एक किसान 1 मीटर लंबाई की छड़ी से अपने जमीन को मापता है। मापने के बाद वह पाता है कि छड़ी 10 सेंटीमीटर छोटी थी।
यदि उसके द्वारा मापी गई कुल जमीन का एरिया 2000 वर्ग मीटर था तो कहा जमीन की वास्तविक एरिया कितना ये बताना है। तो यार यहाँ पे मेंसुरेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होना, ये लॉजिकल सवाल है। का 1 मीटर लंबी छड़ी से जब जमीन मापा तो एरिया आ गया 2000 वर्ग मीटर, और जब बाद में उसने ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि छड़ी जो था वो एक्चुअल में 1 मीटर का था ही नहीं, उसका लंबाई 10 सेंटीमीटर कम था। 10 सेंटीमीटर कम कहने का मतलब छड़ी का लंबाई एक्चुअल में 90 सेंटीमीटर ही था। 1 मीटर लंबाई वाले छड़ से जब जमीन को मापा, 1 मीटर लंबी छड़ से जब जमीन को मापा तो एरिया आया 2000 वर्ग मीटर। लेकिन बाद में ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि छड़ का लंबाई एक्चुअल में 1 मीटर था ही नहीं, 10 सेंटीमीटर छोटा था, यानी कि छड़ का जो एक्चुअल लंबाई था वो 90 सेंटीमीटर था। आपको पता है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई कम था, यानी एक्चुअल छड़ का लंबाई 90 सेंटीमीटर था। तो कहा कि अगर 90 सेंटीमीटर वाले छड़ से मापते तो एरिया एक्चुअल में कितना आना चाहिए था। तो मेरे भाई 90 से 1 मीटर से मापे तो आया एरिया 2000 वर्ग मीटर। 90 सेंटीमीटर को मीटर में लाइएगा, 100 से गुना, ये मीटर आ गया। इतना मीटर से मापते तो आता कितना, तो 2000 गुना 90/100। यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई हो गया। 9 दूना 1800 वर्ग मीटर एरिया आता। क्लियर है? चलिए, का 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम पर डे दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता, लेकिन 33 ग्राम प्रति सिपाही को भोजन देने पर 24 सप्ताह चलेगा। उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा? देखिए, का टोटल 220 सिपाही हैं, हर सिपाही को पर डे 45 ग्राम पर डे भोजन दिया जाता है, यानी एक दिन में एक सिपाही को 45 ग्राम भोजन मिलता है। अगर एक दिन में एक सिपाही 45 ग्राम भोजन करता है तो 220 सिपाही एक दिन में कितना भोजन करेगा? 220 गुना 45। ये एक दिन में 220 लोग मिलकर इतना भोजन कर जाएगा, एक दिन में इतना भोजन करेगा। और कहा कि भोजन 16 सप्ताह तक चलना है। एक दिन में इतना, 16 सप्ताह में कितना, 16 से गुना कर देंगे। क्लियर है बा? तो ये आ जाएगा टोटल फूड का मात्रा फर्स्ट डाटा से। अब आपके मन में एक चीज आता होगा कि गुरुजी ये जो है एक दिन में इतना भोजन करता है तो 16 सप्ताह में कितना? तो यहाँ तो ये एक दिन का है, ये 16 वीक है, तो वीक को डे में लाएंगे 7 से गुना। तो यार अगर यहाँ 7 से गुना करिएगा, सेकंड डाटा में भी 24 वीक है तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, यूनिट तो सेम है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं रिजल्ट पे। तो हमने मान लिया कि एक दिन में अगर भोजन इतना तो 16 सप्ताह में कितना, इतना। अब आगे सवाल में कहा कि अब हर सिपाही को 33 ग्राम भोजन मिलता है तो भोजन 24 सप्ताह चलेगा। बताइए कितने सिपाही को निकालना पड़ेगा? तो हमने माना X सिपाही को निकाल दिए। टोटल 220 सिपाही थे, X सिपाही को निकाल दिए तो अब शेष सिपाही बच गया कितना? 220 माइनस X। अब इतने सिपाही शेष बच रहे हैं और इनमें से हर लोग को पर डे भोजन दिया जाता है 33 ग्राम। एक सिपाही को एक दिन में 33 ग्राम, तो इतना सिपाही मिलकर एक दिन में इतना भोजन कर जाएगा। एक सिपाही एक दिन में इतना भोजन करेगा तो 24 सप्ताह में कितना? 24 से गुना किए तो ये सेकेंड डाटा से टोटल फूड आ गया, ये फर्स्ट डाटा से टोटल फूड है। दोनों टोटल फूड का मात्रा आया था आपस में बराबर। अब यहां से कैलकुलेशन करिएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ओके हो जाएगा। चलिए, कहा कि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% वृद्धि कर दिए। कहा घन का जो साइड होता है, भुजा जो है उसको 50% बढ़ा दिए। 50% का फ्रैक्शन होता है बाबू मेरे 1/2, यानी कि पहले घन का भुजा था 2 यूनिट, 1 बढ़ा दिए तो अब घन का भुजा हो गया 3 यूनिट। पहले यानी कि भुजा था 2 यूनिट, अब यानी प्रेजेंट में भुजा है 3 यूनिट। तो कहा घन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो सबको पता है घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। तो यार पहले भुजा था 2 तो आयतन 2 का क्यू 8, प्रेजेंट में भुजा है 3 तो आयतन 3 का क्यू कितना? 27। तो का आयतन कितना बढ़ गया? पहले 8 यूनिट था वॉल्यूम, अब 27 यूनिट हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया कितना? 19 यूनिट। 19 का वृद्धि हुआ कितना पर? 8 पर। परसेंट तो 100 से गुना। 4 दूना 8, 4 से 25, 25 नमा 225, साथ में रहा 22, 25 और 22 47, 47/2, 2 दूना 4, ओके।
दो तिया 6, 2 सते 14, 237.1/2%। ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल तो आसानी है। का ए बराबर 64, बी बराबर 289, तो ये आपसे सवाल पूछा है। देखिए यार, ये जो रूट है ना, ध्यान रखिएगा, हर सेट में रूट रूट ऐसे ही लिखा रहेगा। ये ऐसे है, आधा पर है यानी रूट ए, और ये रूट बी, ये है, इसका मतलब ये पूरा पर है ऐसे, यहाँ ये, यहाँ ऐसे, और ये पूरा पर है रूट, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा है यानी कि इस पूरे के पावर में 1/2 है। क्लियर है बा? तो आप बताएं, आ ए है तो ए 64 है, 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8, प्लस बी है 289, 289 का वर्गमूल कितना? 17, और इसके ऊपर बड़ा वाला रूट माइनस रूट अंडर रूट बी, तो रूट बी 289 का वर्गमूल 17 माइनस 8, 64 का वर्गमूल 8, और कंप्लीट के पावर में है 1/2। अब यार 17, 8, 25 का वर्गमूल 5, 17 में से 8 गया 9, 9 का वर्गमूल 3, और कंप्लीट के पावर है 1/2। 5 में से 3 गया 2, कंप्लीट टू दी पावर 1/2। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 16a² माइनस 12a में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? देखिए यार, जब भी पूर्ण वर्ग की बात करेगा तो आप देखिएगा, पूर्ण वर्ग की जब भी बात करेगा तो वो एक्सप्रेशन या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अरेंज हो रहा होगा, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे अरेंज कर लेना, a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर पूर्ण वर्ग की बात करेगा तो 100% इन दोनों में से कोई एक पे अरेंज होगा। अगर पूर्ण घन की बात करेगा तो a प्लस बी के होल क्यू का फ्रेम बन रहा होगा, या फिर a माइनस बी के होल क्यू का फ्रेम बन रहा होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, पूर्ण वर्ग दो ही चीज है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। पूर्ण घन की अगर बात करें तो a प्लस बी का होल क्यू या फिर a माइनस बी का होल क्यू पे अरेंज हो रहा होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आपको एक सिंपल सा इसने व्यंजक दिया है और बोला ये पूर्ण वर्ग है, तो इसमें क्या जोड़े, क्या इस व्यंजक में क्या जोड़े कि ये कंप्लीट पूर्ण वर्ग बन जाए? तो समझिए 16a² माइनस 12a, कहा कि इसको पूर्ण वर्ग बनने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा? तो यार इसको पहले अरेंज करते हैं। माइनस दिख गया तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे अरेंज हो रहा होगा, तो ये 4a² इसको लिख सकते हैं, माइनस 2a है कितना? 4a इंटू बी यार आप बताइए 12a है, तो ये 4 दूना 8a, इसमें कितना से गुना करें ताकि 12a बन जाए? 8 में कितना से गुना करें, 8 में कितना से गुना करें ताकि 12 बन जाए? तो आप बोलेंगे सर 3/4 से। ऑप्शन का थोड़ा सा हेल्प ले लेना, 9/4 है, 11/2 है, 9/4 का वर्गमूल 3/4 से गुना करिएगा, 4 दूना 8, तो ये 3 दूना 6 और 2 पहले से है, 6 दूना 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो यार देखें, इसमें अगर 3/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 4 तिया 12a आ जाएगा, यानी 12a को इतना लिख सकते हैं। अब प्लस b², तो ये है आपका a² माइनस 2a, और b का काम कर रहा है 3/2 प्लस b² यानी 3/2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? 16a² माइनस 2 से 2 कैंसिल, 4 तिया 12a प्लस 9/4। ये कंप्लीट व्यंजक जो है ये पूर्ण वर्ग है, ये कंप्लीट पूर्ण वर्ग है। तो का इसमें क्या जोड़ा जाए? तो इसमें कितना जोड़िएगा? 9/4 अगर जोड़िएगा तो ये कंप्लीट वर्ग बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए का x बराबर दिया है √5 माइनस √3 बट्टा √5 प्लस √3, और y बराबर दिया है √5 प्लस √3 और बट्टा में √5 माइनस √3। आपसे सवाल बोला x² प्लस xy प्लस y² बट्टा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो यार एक चीज देखें, पहले तो आप इसको अरेंज करना पड़ेगा। पहले इससे पहले 1 मिनट आप काम टाइम खराब करना चाहेंगे यार, बेसिक चीजें कुछ लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ पे हम तो सवाल को सॉल्व कर देंगे, लेकिन कुछ लोग जिनको बेसिक नहीं पता वो नहीं कर पाएंगे सवाल। यार x का वैल्यू दिया √5 माइनस √3 बट्टा इतना, y का वैल्यू दिया इतना। जो दोनों यहाँ है वही दोनों यहाँ भी है, बस अंतर है साइन का। जो दोनों यहाँ वही दोनों यहाँ भी है, बस साइन का अंतर है। अगर इसको जोड़िएगा तो होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, जैसे देखिए ये है a प्लस बी बट्टा ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी। जो दोनों यहाँ वही दोनों यहाँ है, बस साइन का अंतर है। तो अगर इसको सॉल्व करिएगा तो एलसीएम हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए, ये प्लस का है तो a प्लस बी, क्रॉस करिएगा तो a प्लस बी गुना a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, दो कॉमन कर लीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर a प्लस बी बट्टा a माइनस बी है प्लस a माइनस बी बट्टा a प्लस बी है, तो रिजल्ट आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज आपको डायरेक्ट अब ध्यान में रखना है आज से। तो देखें ये जो सवाल है ना, x का वैल्यू आपको दिया है, y का वैल्यू दिया और इसका मान निकालना है। तो यार इसको अरेंज करते हैं। ये है x प्लस y का होल स्क्वायर। अब यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है इसमें, लेकिन हमको चाहिए माइनस xy है प्लस 2xy पर चाहिए कितना, माइनस है इसमें प्लस 2xy पर चाहिए xy, तो इसमें से xy माइनस कर दीजिएगा बट्टा में x माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको अरेंज करिएगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ पे प्लस है यानी कि ये 2xy होगा, पर चाहिए माइनस xy। तो यार 2 में से कितना घटाएं कि माइनस 1 आए, 2 में से कितना घटाए कि माइनस 1 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 3 घटाइए, 2 में से 3 घटाइएगा तो माइनस आ जाएगा 1। तो यार यहाँ से माइनस 3xy घटा दीजिए। तो अब इस वाला चीज को हमने ऐसे अरेंज कर लिया और इस वाला को ऐसे अरेंज कर लिया। अब x और y पता है तो x प्लस y अगर आप निकालेंगे, कहने का मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को ऐड करिएगा तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 बट्टा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। 5 में से 3 गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना 8। अब x इंटू वाई निकालिएगा, x इंटू वाई अगर आप निकालेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बच रहा होगा 1। तो यार यहाँ से देखें x प्लस वाई 8 का स्क्वायर 64 में से 1 गया 63, नीचे 8 का स्क्वायर 64 में से 3 गया 61, 63 बट्टा 61, ऑप्शन नंबर डी। सुधार कर लेना, रूट नहीं होगा, ये रूट नहीं है, 63 बट्टा 61 ऑप्शन डी। देखिए कहा एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं और आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ सेब का है। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ है। सपोज टोटल x पेड़ है, का टोटल जितने पेड़ हैं उसका 60% जो है नारियल का है, तो 60% यानी कि 3/5 पेड़ नारियल का है।
टोटल एक्स पेड़ है का टोटल का 3/5 यानी इतना पेड़ नारियल के हैं। अब आगे का नारियल के पेड़ों के संख्या का यानी गुना, नारियल के पेड़ों के संख्या का 25% आम का है, 25% यानी 1/4 आम का है, यानी इतना पेड़ आम का है। अब आगे का आम के पेड़ों के संख्या का यानी गुना 20% सेब का है, सेब का 1/5 तो इतना पेड़ सेब का हो गया। पर एक्चुअल में सेब के पेड़ों का संख्या दिया है कितना, 1440। कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 से काटिएगा, 3 चौक 12, 3 8 24, 480। तो x बराबर कितना, 480 गुना 5 चौक 20, 20 पचे 100, 100 उधर जाके गुना होगा तो 2 जीरो चिपक जाएगा, यानी 48,000 टोटल पेड़ हैं। ऑप्शन ए। देखिए का किया कि 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया गया तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। यार आप बताइए, अल्कोहल है और वाटर है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है का इस मिक्सचर में 3 लीटर पानी मिलाया गया। अगर आपने इस मिक्सचर में वाटर मिलाया है, अगर वाटर मिलाया है तो अल्कोहल तो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अगर वाटर मिलाए हैं तो वाटर का मात्रा बढ़ेगा, पर अल्कोहल का मात्रा जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा। तो अल्कोहल को लेकर आगे बढ़िए। कहा कि 15 लीटर का मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल है कितना, 1, अल्कोहल है 1 यूनिट। टोटल मिक्सचर कितना में, तो 4 1 5 में। तो 15 लीटर के मिक्सचर में 1 अल्कोहल है कितना में, अनुपातिक योग बट्टा में। का 3 लीटर पानी मिला है तो मिक्सचर था 15, 3 पानी मिला है तो मिक्सचर हो गया 18। अब का इस नए वाला मिक्सचर में अल्कोहल कितना परसेंट है, तो हमने मान लिया x% अल्कोहल है। ये फर्स्ट डाटा से अल्कोहल का मात्रा, ये सेकेंड डाटा से अल्कोहल का मात्रा, दोनों अल्कोहल है आता आपस में बराबर। 5 से काटिएगा तो 20 बार में। ओके, 3 से 3 पचे 3 6 18, यार 2 तिया 2 से 10। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 10 पचे 50, 3 बट्टा में आ जाएगा 50/3, कहने का मतलब हुआ 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर बी। का एक चोर जो है 1:30 PM कहने का मतलब 1:30 बजे कार चोरी करके जो है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागा है। 1:30 बजे कार चोरी कर लिया और 40 के स्पीड से भागा। का मालिक 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से 2 बजे उसका पीछा करता है तो वह उसे किस समय पकड़ लेगा। आप बताएं यार, चोरी हुआ 1:30 बजे और मालिक को पता चला 2 बजे और 2 बजे पीछा करना चालू कर दिया। 1:30 बजे चोरी हुआ, 2 बजे पता चला, यानी मालिक को पता चलने तक चोर जो है आधा घंटा पहले भाग चुका था। कहा 1:30 बजे कार चोरी किया, मालिक को 2 बजे पता चला, यानी मालिक को पता चलने तक चोर आधा घंटा तक भागा है। तो यार आप बताएं, चोर का चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लिया, 20 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब मालिक है यहाँ, चोर है यहाँ, मालिक और चोर के बीच में फासला है कै किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का। मालिक 2 बजे पीछा करना चालू किया तो चोर को कितना बजे पकड़ लेगा। पहले ये जानते हैं कि चोर को पकड़ने में समय लगेगा कितना, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। आप बताइए, मालिक और चोर के बीच में फासला है कै किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का, बट्टा में स्पीड, रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगा। चोर का चाल है 40, मकान का मकान मालिक नहीं यार, मालिक का चाल है 50, तो डिफरेंस घटाकर 50 में से 40, 10 दूना 20, यानी कि 2 घंटा पकड़ने में लग जाएगा। आप बताइए, 2 बजे पीछा करना चालू किया, 2 घंटा बाद पकड़ लिया, यानी कि कै बजे पकड़ लिया होगा, 4 बजे। आ जाए आगे। कहा स्कूल में 600 बच्चे हैं, टोटल 600 बच्चे हैं
आगे कहा जिनमें से लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, लड़कियों की औसत आयु है 11 वर्ष। का स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना। देखें यार, टोटल 600 बच्चे को बॉयज और गर्ल्स के आधार पर दो भागों में बांट दिया। टोटल 600 बच्चे हैं, उनको बॉयज और गर्ल्स के आधार पर दो भागों में बांट दिया और एक बात कॉमन किया कि पूरे स्कूल का औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना। बॉयज का दिया, गर्ल्स का दिया, पूरे स्कूल का दिया, तो वो पूरे विद्यार्थी को दो ग्रुप में बांटा, एक बात कॉमन किया तो एलिगेशन लगेगा। बॉयज का औसत आयु है 12 वर्ष, गर्ल्स का औसत आयु है 11 वर्ष, दोनों को मिलाकर पूरे ग्रुप का औसत आयु है 11 वर्ष 9 महीना। तो आप देखें इन दोनों का अंतर, 11 वर्ष 9 महीना में से 11 जाएगा 9, 12 वर्ष 11 वर्ष 9 महीना घटाइएगा, 12 में से 11 9 घटेगा, कितना महीना? 3 महीना बचेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी स्कूल में लड़कों का संख्या 3 यूनिट, लड़कियों का संख्या 1 यूनिट, तो टोटल बच्चे हो गए 4 यूनिट, पर एक्चुअल में दिया है 600। 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 150। 1 यूनिट 150, तो लड़कों का संख्या 15 तिया 45, 450। पूछा लड़कियों का संख्या यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 150 एकम 150, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का साइन 31 डिग्री x बट्टा बाई है। साइन 31 का वैल्यू दिया है x बट्टा बाई और आपसे इसने बोला सेक 31 डिग्री माइनस साइन 59 डिग्री। सुनिए यार, एंगल जो है अलग थलग टाइप का दिया, तो सबसे पहले एंगल को सेम करना हम लोगों का प्राथमिकता होगा। यहाँ पे 31 डिग्री का वैल्यू पता है, यहाँ पे 59 डिग्री है, तो एंगल को सेम कर लीजिए। देखिए साइन इंटरचेंज होता है कॉस में, साइन इंटरचेंज होगा कॉस में, और 90 में से 59 जाएगा कितना? 31। क्लियर है? अब यार साइन का वैल्यू होता है p बट्टा एच, p बट्टा एच, तो b का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ओके, तो सेक, सेक होता है क्या? h बट्टा बी, कॉस होता है b बट्टा एच, तो h है बाई और b है कितना? रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस b बाई एच, तो b का वैल्यू है रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एच, एच है कितना? बाई। अब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस करिएगा, अगर क्रॉस आप कर रहे होंगे तो ये आएगा बाई गुना बाई बाई स्क्वायर माइनस, इसको क्रॉस करिएगा तो रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल लिए, क्या बचेगा? बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ध्यान रखना है सर, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है बा? अब बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर बट्टा बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? एक्स स्क्वायर बट्टा ये वाला, एक्स स्क्वायर बट्टा में ये वाला पूरा है, ऑप्शन ए। देखिए का 193 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल और 18 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में तय करती है। पहला स्टेटमेंट दिया कि 12 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत गया और 18 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में गया है, तो टोटल 3 घंटे का समय लगा। सेकेंड स्टेटमेंट का 6.5 घंटा में 36 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत तथा 24 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में तय करता है, तो का धारा की चाल ज्ञात करें। 2 स्टेटमेंट दिया है इस सवाल में, ना तो बोट का स्पीड दिया ना ही वाटर का स्पीड दिया, सिंपल स्टेटमेंट दे दिया क्या
कि 18 किलोमीटर धारा के विपरीत 12 किलोमीटर धारा के विपरीत गया, 18 किलोमीटर धारा के दिशा में गया तो टोटल जाने में टाइम लगा 3 घंटे। सेकेंड स्टेटमेंट बोला क्या कि 36 किलोमीटर धारा के विपरीत गया, 24 किलोमीटर धारा के दिशा में गया तो टोटल टाइम लगा 6.5 घंटे। बस 2 स्टेटमेंट दिया है आपको, बोट का चाल नहीं दिया, वाटर का चाल नहीं दिया, बोट का चाल बी, वाटर का चाल डब्ल्यू। तो आप बताइए 12 किलोमीटर दूरी अगर आप धारा के दिशा में गए तो समय लगेगा कितना, समय दूरी बट्टा चाल, विपरीत दिशा में गए तो चाल घटेगा। अब का 18 किलोमीटर धारा के दिशा में गए तो जाने में समय लगा कितना, दूरी बट्टा चाल, धारा के दिशा में गए हैं तो चाल जुटेगा। देखिए धारा के विपरीत जाने में टाइम इतना, धारा के दिशा में जाने में टाइम इतना, दोनों को जोड़कर टोटल टाइम दिया है कितना, 3 घंटा। पहला स्टेटमेंट क्लियर। सेकंड में कहा 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, 36 किलोमीटर धारा के विपरीत गए, समय लगा कितना, दूरी बट्टा चाल, विपरीत है तो चाल घटेगा। और 24 किलोमीटर धारा के दिशा में गए तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, धारा के दिशा में गए हैं अतः चाल जुटेगा। और दोनों समयों को जोड़कर टाइम लगा है 6.5 यानी 6 दूना 12 1 13/2 घंटा। क्लियर है, जो दिया था बस हमने उसको लिख लिया। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है यार। देखें दोनों में से किसी एक को इक्वल बना लीजिए, यहाँ 12 है, यहाँ 36 है, यहाँ 18 है, यहाँ 24 है, तो जिसको आप चाहते हैं उसको इक्वल कर लें। जरूरी नहीं है कि जैसा हम करें वैसा ही आप करें। यहाँ 12 यहाँ 36 है तो लग रहा है सर केवल इसमें 3 से गुना कर देंगे ना तो काम हो जाएगा। तो यार देखें 3 से गुना करिएगा तो 12 तिया 36, 18 तिया 54, 3 तिया 9। अब इन दोनों इक्वेशन को आप घटाएंगे, अगर घटाइएगा मेरे भाई तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 54/b + w माइनस 24/b + w। तो मेंटली कैलकुलेशन करिए, b + w एलसीएम हो जाएगा। 54 में से 24 गया 30 बराबर 9 में से 13/2 घटेगा। 9 में से अगर 13/2 घटाइएगा तो 2 9 18 में से 13 गया कितना, 5/2। क्लियर है बात। अब देखें 5 से काटिएगा एक बार, 5 से काटिएगा 6 बार, तो यहाँ से b + w बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 12। ओके, b + w का वैल्यू आ गया। b + w का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, नीचे ऊपर किसी में कर लीजिए, नीचे वाला में कर लेते हैं। तो ये 36/b - w प्लस 24/b + w बराबर 13/2। यार 12 से काटिएगा 2 बार में और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 13/2 - 2, 2 दूना 4, तो 13 में से 4 जाएगा कितना, 9/2। क्लियर है बात, 9/2 आ गया। अब यार 9 से एक बार में, 9 से 4 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो b - w बराबर क्या आ जाएगा, 8। b - w 8 आ गया। अब जिसका भी चाल निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। वाटर का निकालना चाहते हैं तो दोनों को घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो वाटर का चाल आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। बोट का चाल निकालना होता तो दोनों को जोड़िए, 12 8 20 में 2 से भाग दीजिएगा 10 किलोमीटर पर आवर। जिसका भी पूछा है निकल जाएगा। ओके ना, चलिए देखिए कहा 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करेगी। तो टाइम एंड वर्क में इक्वेशन वाले सवाल को जब भी आप करें ना तो टोटल वर्क बराबर होता है मैन गुना डे, मैन गुना डे। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, मैन कहने का मतलब केवल आदमी नहीं, मैन कहने का मतलब होता है वर्कर। वर्कर कहने का मतलब वर्कर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है और बच्चे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो हम नहीं ना लिखवा सकते यार कि मैन गुना डे, तो ये आदमी के रूप में टोटल वर्क हो गया। ओमैन गुना डे, ये ओमैन के रूप में टोटल वर्क हो गया। बॉय गुना डे, बॉय के रूप में टोटल वर्क हो गया। अब तो बच्चा है नहीं कि सबको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। मैन कहने का मतलब होता है वर्कर, और वर्कर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। कहा कि 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा करेगी, 10 ओमैन काम को 6 दिन में करेगी, तो डे से गुना किए ओमैन के रूप में टोटल वर्क आ गया। का 6 मैन उसी काम को 5 दिन में करेगा, डे से गुना किए मैन के रूप में टोटल वर्क आ गया। और 8 बच्चे काम को 10 दिन में करेगा तो डे से गुना किए बॉय के रूप में टोटल वर्क है। ये मैन के रूप में, ये ओमैन के रूप में टोटल, ये मैन के रूप में टोटल, ये बॉय के रूप में टोटल, तीनों टोटल वर्क है या तो आपस में बराबर। अब कैलकुलेशन करना है, बस जो कटता है उसको काटा पीटी मचा दीजिए।
देखिए काट कूट करिएगा तो 2 से 2 बचे, 2 तिया 2 चौक, 5 से काटिएगा, 5 से 5 कैंसिल, 5 दूना 10, और कटता है क्या? और नहीं कटेगा। तो ये 6 ओमैन बराबर 3 मैन बराबर 4 दूना 8 बॉय। अब ओमैन पूछा क्या? एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे के क्षमता का रेशियो, 3 टर्म आपस में बराबर, इन तीनों का रेशियो लिखिएगा। तो जिसको लिखिएगा उसको ढक दीजिएगा, बाकी को गुना करके उसके नीचे। जैसे ओमैन का एफिशिएंसी लिखना चाहते हैं तो ओमैन को इग्नोर करिए, बाकी को गुना करके ओमैन के नीचे। 8 तिया 24। मैन का एफिशिएंसी लिखना चाहते हैं तो मैन को इग्नोर करिए, बाकी को गुना। 8 छक 48। बॉयज का एफिशिएंसी लिखना चाहते हैं, बॉयज को इग्नोर करिए, बाकी को गुना करके। 6 तिरिक 18। अब छोटा कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 अठे 48, 6 तिरिक 18, 4 8 3, 4 8 3 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए देखिए का एक बर्तन में 20 लीटर अम्ल है, बर्तन से 4 लीटर अम्ल बाहर निकाला जाता है और उतना ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है। पुनः 4 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही पानी मिलाया जाता है। तो बर्तन में बचे हुए अम्ल से प्रारंभ के अम्ल के साथ अनुपात ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के सवाल को करने का एक तो फॉर्मूला वाला अप्रोच हो गया और एक लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो आप दोनों से कर सकते हैं। लॉजिकल थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर अभी हम समझाएंगे तो करने में आप लोगों को परेशानी हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला वाला ही करा देते हैं। शेष मात्रा बराबर होता है a इंटू 1 माइनस बी बट्टा ए के पावर n, जहां a होता है प्रारंभिक मात्रा, b होता है हर बार जितना निकाले, और n होता है प्रक्रियाओं की संख्या। ओके का यार कि एक बर्तन में 20 लीटर टोटल अम्ल है, ये 20 लीटर अम्ल है का 4 लीटर अम्ल बाहर निकाला गया, उतना ही पानी मिलाएगा, पुनः 4 लीटर मिश्रण निकाला गया, उतना पानी मिलाया गया। तो बर्तन में बचे हुए अम्ल से प्रारंभ के अम्ल का अनुपात निकालना है। तो शेष अम्ल कितना बचा ये निकाल लेते हैं। शेष अम्ल कितना? तो टोटल 20 था इंटू 1 माइनस बी कहने का मतलब हर बार जितना निकाले, कितना हर बार निकाले हैं? 4 बट्टा में ए यानी प्रारंभिक मात्रा 20 और पावर में एन कहने का मतलब प्रक्रियाओं की संख्या, टोटल कितनी बार प्रक्रिया किए, तो यहाँ लिखा है 2 बार प्रक्रिया किए हैं। तो 4 पचे 20, तो 20 गुना 5 एकम 5 में से 1 गया 4, 4 बट्टा 5, 4 बट्टा 5 का स्क्वायर करिएगा तो 16 बट्टा 25, 5 पचे 25, 5 चौक 20, तो 16 चौक 64 बट्टा 5, ये शेष बचा है। सवाल में कहा कि बचे हुए अम्ल और प्रारंभिक अम्ल का अनुपात, तो मेरे भाई बचा हुआ है कितना? 64 बट्टा 5। प्रारंभ में था कितना? तो 20। 4 से 16, 4 से 5, तो 16 अनुपात 5 पचे 25, 16 25, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? अब देखें अगर लॉजिकल करेंगे तो होगा क्या, ऐसे देखिए, ये तो थोड़ा सा हम तो बोलेंगे कि फॉर्मूला वाला चीज तो आप भूल ही जाएं, बता दिए अलग बात है, क्योंकि ये चीजें बहुत लोग हमें शुरू से यही चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज लोग जल्दी थोड़ा सा समझता है और लोगों को याद भी होता है, लेकिन लॉजिकली अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखें यार, जब भी कोई फ्रैक्शन होता है ना, बार बार बोलते हैं कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू होता है ये हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है और ये उसके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके ना? तो कहा कि टोटल बर्तन में अम्ल था 20 लीटर, 4 लीटर अम्ल बाहर निकाला जाता है, 4 लीटर अम्ल बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी मिलाया जाता है, पुनः 4 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, उतना ही पानी मिलाया जाता है। तो बचे हुए अम्ल से प्रारंभिक अम्ल का अनुपात, बचा हुआ अम्ल निकालना है। तो यार हर बार निकालते हैं कै लीटर? 4 लीटर निकाला, कितना निकाला? 4 लीटर निकाले, कितना? 4, टोटल था कितना? तो आप बोलेंगे सर 20, तो 4 बट्टा 20 कहने का मतलब 1 बट्टा 5, यानी टोटल मिक्सचर अगर 5, टोटल अम्ल अगर 5 यूनिट था
तो उसमें से एक हर बार निकालते हैं, तो हर बार 5 में से 1 निकालते हैं तो बचता है कितना 4/5। ये शेष बचता है, कहने का मतलब टोटल अम्ल था 5 यूनिट, 1 निकाल लिए तो बचा है 4 यूनिट का। यही प्रक्रिया एक बार और किए, एक बार और कर दिए तो 4/5 से एक बार और गुना करिएगा तो ये 16 बट्टा क्या हो जाएगा 25, यानी कि टोटल मिक्सचर प्रारंभ में था या टोटल अम्ल प्रारंभ में था 16 यूनिट, अब उसमें अम्ल बच रहा है 25 यूनिट। टोटल अम्ल था पर रिमेनिंग अम्ल बच रहा है कितना 16 यूनिट। टोटल अम्ल था 25, प्रारंभ में टोटल था 25, रिमेनिंग बच रहा है कितना 16, तो 16:25 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका बेस्ट है मेरे भाई, इस पे थोड़ा सा पहली बार अगर हम करा रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बेस्ट है, थोड़ा सा इस पे काम करना होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन जब भी अगर हम लोग कभी पढ़ेंगे तो ये तरीका हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। रीजन होता है क्या, जितना निकालते हैं उतना डालते हैं, तो क्वांटिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो करना कैसे है, सिंपल कि 4 लीटर निकाल रहे हैं कितना में से 20 में से, यानी 1/5 कहने का मतलब टोटल अम्ल है 5 यूनिट, 1 यूनिट निकाल लिए तो 5 में से 1 निकाल लिए, शेष बचा 4/5। यही प्रक्रिया एक बार और किए, तो एक बार और किए कहने का मतलब 5 में से पुनः 1 निकाल लिए तो दूसरी बार भी शेष बचा कितना 4/5, तो ये 16/25 यानी कि टोटल है 25, शेष बच रहा है 16। तो सवाल में कहा कि बचे हुए अम्ल से प्रारंभ के अम्ल का रेशियो निकालना है, तो बचा हुआ अम्ल है से 16 और प्रारंभ में टोटल अम्ल था कितना 25, 16:25। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिजल्ट इस तरीके से आ रहा होगा। तो आप ऐसे ही करिएगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, सेट में ऐसा 3-4 सवाल कर लेंगे ना लगातार, कल भी एक सवाल ऐसा डाल देंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। चलिए आ जाइए, का 3 संख्याएं जो है ये 5, 7 और 12 के अनुपात में, यानी पहला संख्या 5 यूनिट, दूसरा 7 यूनिट और तीसरा 12 यूनिट का पहली तथा तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग कितना 12, 5, 19। आगे का दूसरी से 50 ज्यादा है, दूसरी संख्या है कितना 7, तो मेरे भाई पहली और तीसरी का जो योग है दूसरी से कितना ज्यादा है, तो 12 यूनिट ज्यादा है, पर एक्चुअल में है 12 है ना ज्यादा है, सॉरी 12 कैसे होगा यार, 12 तो होगा, 12, 5, 17 यहाँ होगा ना यार, 12, 5, 17। कितना यूनिट ज्यादा है, तो 10 यूनिट ज्यादा है, पर एक्चुअल में ज्यादा है कितना 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, 1 यूनिट 5 है, तो तीनों का योग निकालना है, यानी A + B + C बताना है। तो 5, 7, 12 + 12 24, 1 यूनिट 5 तो 24 यूनिट 120, ऑप्शन बी। का एक धन राशि, इस सवाल में थोड़ा सा एरर है, 770 को सुधार लीजिएगा, ये टोटल राशि जो है ये 730 रुपया है, ओके ना। आ जाइए, का ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को 3 रुपया मिलता है तो B को 4 रुपया मिलता है। ये A और B के बीच में कंपैरिजन किया है, तुलनात्मक रिलेशन दिया है कि A को अगर 3 मिलता है तो B को 4 मिलता है, यानी A और B के बीच कंपैरिजन किया, यानी कि A का हिस्सा 3 यूनिट है तो B का हिस्सा 4 यूनिट है। फिर आगे कहा कि B को 3 रुपया 50 पैसा मिलता है तो C को जो है 3 रुपया मिलता है, तो ये B और C का कंपैरिजन किया। तो पहले तो रेशियो जब भी डेसिमल के फॉर्म में दे उसको अरेंज करना हम लोगों का पहला प्राथमिकता होगा। तो देखिए यार, यहाँ डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 2 जीरो आ जाएगा, मानते हैं बात, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब आगे इसको अगर काटिएगा तो 5 दूना 5 7 क्रॉस करिएगा तो ये 7 और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब दोनों रेशियो को अगर आप गंदी नजरों से देखें तो दोनों में B कॉमन है, दोनों में B कॉमन है तो B का वैल्यू दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ B का वैल्यू 4, यहाँ B का वैल्यू 7, तो इक्वल करने के लिए इसमें 7 से गुना और यहाँ पे 4 से गुना, तो A, B और C का आ गया। A का हिस्सा 7 तिरिक 21, B का 28 और C का 24, का तीनों को मिलाकर टोटल 730 है। यूनिट में टोटल कितना 8, 4, 12, 1, 13, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 73 यूनिट, पर एक्चुअल में है 730 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू बाबू कितना 10 रुपया। तो कहा B का हिस्सा C से कितना ज्यादा है, B का हिस्सा C से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 1 यूनिट 10, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना 40 रुपया, ऑप्शन बी।
सवाल पढ़िए आप लोग। देखिए का 15,600 साधारण ब्याज की 10% दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराया गया है। का ब्याज से हुई इनकम को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है तो उसका चौथे वर्ष के अंत में कितना ब्याज हो जाएगा। तो देखिए 15,000, वो आप प्लीज गौर करिएगा, 15,600 रुपया टोटल है, ओके ना। अब 10% के दर से जमा किया, रेट 10% है, यानी कि एक साल में 10% ब्याज मिलेगा। तो आप बताइए का हर 2 साल के बाद जो आय प्राप्त होता है, यानी हर 2 साल के बाद जो ब्याज मिलता है उसको मूलधन में जोड़ देता है। तो आप बताएं 10% के दर से 2 साल में ब्याज मिलेगा कितना, 20%। तो 15,600 रुपया पर 20% का ब्याज मिल गया, 20% का ब्याज मिला, यानी कितने रुपए का फायदा हुआ, 2 छक 12, 2 पचे 10, 1 11, 2 1 3, 3120 रुपया का लाभ हुआ, यानी 3120 रुपए का ब्याज मिला। एक बार फिर से 15,600 रुपए को 10% के दर से जमा किया और कहा हर 2 साल के बाद जो ब्याज मिलता है ना उसको मूलधन में मिला देता है। तो 15,600 रुपए पर 10% के दर से 2 साल में 20%, यानी कि 3120 रुपए ब्याज मिला। अब इस 2 साल में जो ब्याज मिला ना, इस 2 साल वाले ब्याज को इस मूलधन में जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो आप बताइए ये 2 साल के बाद मूलधन हो गया कितना, 18,720 रुपया, मूलधन हो गया 18,720 रुपया। अब इस नए वाला मूलधन पर अगेन 10% के दर से 2 साल में ब्याज मिलेगा कितना। तो आप बोलेंगे सर जी 20%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, 2 सते 14, 1 2 सते 14 ना होगा 14, 2 8 16, 1 17, 2 1 3, 3744 रुपया। तो पहला 2 साल में जो ब्याज मिला उसको मूलधन में जोड़ दिया तो नया मूलधन हो गया इतना। इस नए मूलधन पर अगला 2 साल में 20%, यानी इतना ब्याज मिलेगा, यानी कि चौथे साल के एंड में उसको कितने का ब्याज मिलेगा, 3744। ऑप्शन नंबर सी। का 2 वर्ष के लिए 10% के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया है, चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसे लगाया। का ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है, इससे उसको 12,100 रुपया मिश्रधन प्राप्त होता है। तो कहा राशि कितना। तो यार आप बताएं 2% के दर से 10% के दर से 2 वर्षों का CI कितना। तो ये भी फॉर्मूला A + B + A × B/100। तो 10% के दर से 2 वर्षों का CI 21%। आपको पता है कि सर प्रिंसिपल होता है 100%, CI मिला 21%, तो अमाउंट हो जाएगा कितना, 121%। पर अमाउंट है कितना, 12,100 रुपया, 121% इतना। तो राशि यानी प्रिंसिपल निकालना है तो 100% का वैल्यू। तो 121 पर 2 जीरो बट्टा 121 × 100, 121 से 100 बार में कटेगा, 100 × 100 10,000। ऑप्शन डी। का एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौने पर 15% छूट देता है। वह उन ग्राहकों को और 4% छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं। का किसी 200 के खिलौने के लिए, 200 का कोई खिलौना है, 200 का कहने का मतलब 200 रुपए का कोई खिलौना है, का एक ग्राहक को कितनी नगद राशि देनी होगी। देखिए यार दुकानदार जो है उसने घोषणा कर दिया कि भैया आपको 15% हर खिलौने पे डिस्काउंट मिलेगा, 15% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन साथ के साथ एक और ऑफर आपको दिया कि 15% तो डिस्काउंट मिलेगा ही, लेकिन अगर आप नगद भुगतान करते हैं, तुरंत कैश पेमेंट अगर करते हैं तो आपको 4% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 15% तो फिक्स किया हुआ है कि 15% डिस्काउंट आपको मिलना ही है। अगर आप कैश पेमेंट करिएगा ना तो आपको 4% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो का एक आदमी 200 वाला खिलौना अगर खरीदना चाहता है तो उसको नगद कितना रुपया देना होगा। तो 200 रुपए का खिलौना है, 15% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 85/100 में आपको मिलेगा। ये तो फिक्स है कि इतना रुपए में आपको मिलना है। लेकिन बोला कि देखिए आपको इतना रुपए में हम खिलौना देंगे, लेकिन अगर अभी आप खरीदिएगा तो हाँ अभी हम खरीदेंगे। तो अगर अभी खरीदिएगा मीन्स कैश अगर पेमेंट करिएगा तो 4% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी ये जो पैसा है ना इस पर 4% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 96% आपको पे करना पड़ेगा। बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, मेरे ख्याल से 163.2 आंसर आ जाएगा इसका, कर लीजिएगा यार। देखिए आगे का, एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है।
यानी कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 120 है। अब आगे का ये सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है, का उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेचा। ये बेचने का डाटा दिया है, का आधा सामान यानी 1/2 भाग को उसने अंकित मूल्य पर बेचा यानी कि 120 में ही बेचा। का 1/4 यानी 1/4 सामान को अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देकर बेचा। तो अंकित मूल्य है 120, इस पर 20% डिस्काउंट दिया तो दिया कितना परसेंट में, 180 में। का शेष सामान पर 40% डिस्काउंट दिया। तो मेरे बाबू 1/2 और 1/4 भाग सामान आपने बेच दिया तो कितना, एलसीएम 4, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 2 1, 3/4 सामान बेच दिए तो रिमेनिंग बच गया कितना, 1/4 सामान। तो का बचे हुए सामान जो है इस पे अंकित मूल्य पर 40% डिस्काउंट दिए, 40 डिस्काउंट दिए तो दिए कितना में, 60% में। तो ये कैंसिल करिएगा तो 60 प्लस 2 0 से 2 0, 4 तिया 12 तो 8 तिया 24 प्लस 2 0 से 2 0, 4 तिया 12 तो 6 तिरिक 18। तो जोड़िएगा तो 8 4 12, 6 2 8 1 9 1 10। बेचे 102 यूनिट में, खरीदे थे 100 यूनिट में, बेच दिए 102 यूनिट में। तो कितने का लाभ हो गया, 2 का लाभ हो गया। ऑप्शन ए। का वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यार 4 लगातार पूर्णांक यानी 1 2 3 4, कोई भी 4 लगातार पूर्णांक ले सकते हैं। ऐसा नहीं, इसने कंडीशन नहीं दिया कि 4 लगातार पूर्णांक कैसे लेना है, कहीं से भी कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 4 लगातार संख्याओं से पूरा कटे। तो 4 लगातार संख्या अगर आप लेना है तो 4 5 6 7 ले सकते हैं, 8 9 10 11 ले सकते हैं, 12 13 14 15 कुछ भी ले सकते हैं। जब कुछ भी, चूंकि इसने कोई कंडीशन नहीं दिया, बोला कि कोई भी 4 लगातार पूर्णांकों से वो नंबर कटना चाहिए, तो कोई भी 4 पूर्णांकों से कटना चाहिए तो आप जो मर्जी वो 4 लगातार पूर्णांक ले सकते हैं। लेकिन जब अपने मन से लेना ही है तो आप स्मॉलेस्ट यूनिट लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 4 लगातार पूर्णांक 1 2 3 4, तो यार इन सबों से कटना चाहिए, यानी इन सबों का गुणनफल 4 या 12 दूना 24। वो नंबर कितना से कटना चाहिए, 24 से कटना चाहिए। इन 24 से कटना चाहिए तो 24 है बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 का पूर्णांकों के गुणनफल से पूर्णतः कटे। 24 से कटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कौन, वह नंबर कौन जो 24 से कटे। तो क्या 12 24 से कटेगा, नहीं। 8 कटेगा, नहीं। 6 कटेगा, नहीं। तो 24 24 से कटेगा नहीं। यस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए, का एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 8 खाट बेचा। 8 जो खाट है वो 16,800 में बेचा, यानी 8 खाट का जो विक्रय मूल्य है ये दिया है कितना, 16,800 रुपया। ओके, अब आगे कहा कि 18 खाट बेचा तो 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 1 खाट का क्रय मूल्य निकालना। यार आप बताइए कि लाभ जो होता है ये कब होता है, तो आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम हो तो लाभ होता है। विक्रय मूल्य ज्यादा यानी कम में खरीदे और ज्यादा में अगर बेच दे तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। अब करना कुछ नहीं है, कहा 18 खाट बेचे हैं, 18 खाट का विक्रय मूल्य अगर आप ले रहे हैं तो क्रय मूल्य भी लेना होगा 18 खाट का ही। क्यों लेना होगा क्रय मूल्य 18 खाट का, तो आपको पता होगा कि सर एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो है ना ये सेम क्वांटिटी पे निकलता है, यानी जितने का विक्रय मूल्य ले रहे हैं उतने ही वस्तु का अगर क्रय मूल्य लीजिएगा तभी एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा। 18 खाट का अगर विक्रय मूल्य ले रहे हैं तो क्रय मूल्य भी 18 खाट का लेना होगा। ये सवाल में नहीं दिया होगा कि 18 खाट का आप विक्रय मूल्य ले रहे हैं तो क्रय मूल्य भी 18 का लीजिए। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि क्या आप इस बात को जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस जो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस होता है वो सेम क्वांटिटी पे होता है। अगर ये चीज पता है तो आप अगर यहाँ 18 वस्तु का विक्रय मूल्य ले रहे हैं तो क्रय मूल्य भी 18 का लेना होगा। तो कहा 18 वस्तु का विक्रय मूल्य 18 का क्रय मूल्य लिए तो जो लाभ हुआ वो का 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर। ये जो प्रॉफिट है ये कितना है, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर। तो -18 सीपी इधर आके जुटेगा 21 सीपी हो जाएगा बराबर 18 एसपी, और 18 का तो एसपी दिया है कितना डायरेक्ट 16,800।
तो 21 से काटिएगा तो 800 बार में कट जाएगा, तो CP आ गया कितना 800 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए देखिए, का एक दुकानदार दो वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा, तो इस प्रकार उसे टोटल नेट प्रॉफिट हुआ 35 रुपए का। आगे का, यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु के तुलना में दोगुना है। 25% लाभ पर जो वस्तु बेचा उसका कीमत 15% हानि पर बेचे गए वस्तु के कीमत से दोगुना है। 15% हानि पर जो वस्तु बेचा उसका कीमत 100 रुपया है, तो 25% लाभ पर बेचे गए वस्तु का कीमत 2x होगा। आप बताइए का नेट प्रॉफिट हुआ है 35 रुपए का। तो यार आप बताइए, पहला वस्तु को 25% लाभ पर बेचा तो ओनली लाभ कितना 25%, दूसरा वस्तु को 15% हानि पर बेचा, ओनली हानि कितना क्रय मूल्य का 15%। ये हानि हुआ है माइनस से, लाभ हुआ है तो प्लस से। पहला पर इतने का लाभ हुआ, दूसरा पर इतने का हानि हुआ, और दोनों को मिलाकर जो टोटल उसको प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ 35 रुपए का। अब ये है 25 दूना 50% x माइनस 15% x। 50 में से 15 घटाइएगा 35% x बराबर कितना 35, तो 35% हटाइएगा बट्टा में 100 इंटू एक्स बराबर 35। 35 से 35 काटिएगा एक बार में, तो x बराबर 100। सवाल का दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य, पहला का लागत मूल्य 2x है, दूसरा का x है, तो टोटल 3x हो गया, यानी 100 गुना 3 300। ऑप्शन सी। देखिए का, एक लड़के के पास 60 रुपए हैं जिन्हें 5, 6, 8 के अनुपात में है, जो 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। यार 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के संख्या का ये रेशियो दिया है कितना 5, 6 और 8। टोटल सवाल में मूल्य दिया है 60 रुपए, संख्या का रेशियो दिया है, मूल्य का रेशियो निकालना है, तो निकाल लीजिए। संख्या का रेशियो है 1 रुपए के 5 सिक्के हैं यानी 5 रुपए हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे का 2 सिक्का होगा तो 1 रुपया, यानी 1 रुपए के लिए 50 पैसा का 2 सिक्का चाहिए, तो 6 रुपए के लिए क्या सिक्का चाहिए होगा 12 सिक्का। सॉरी, संख्या दिया है ना, संख्या दिया है, तो आपको पता है कि सर 2 सिक्का से 1 रुपया, तो 6 सिक्का से 3 रुपया, 25 पैसा के 4 सिक्का से 1 रुपया, तो 8 सिक्का से 2 रुपया, 5, 3, 8, 2, 10, टोटल मूल्य है 60 यूनिट पर है 60 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 6, 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के हैं 8, तो 1 यूनिट 6, तो 8 यूनिट 48 कॉइन्स। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का, पाइप ए 1.5 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है। ए जो है 1.5 यानी 15/10, तो 15/10 ना, 5 तिया 15, 5 दूना 10, और बी जो है उसको 2.4 आवर में खाली कर सकता है। 2.4 यानी 24/10, तो 2 से 12, 2 पचे 10। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौक तो 4 दूना 8, भरने वाला के एफिशिएंसी को प्लस से 12/5 से डिवाइड करिएगा तो ये 5, भरने वाला के एफिशिएंसी को प्लस से, खाली करने वाला को माइनस से। सवाल में आगे का, जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला गया और फिर बंद कर दिया गया। टंकी पूरी भरी पाइपों को वैकल्पिक रूप से का प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए खोला और बंद किया, तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। मेरे भाई ये अल्टरनेट वाला सवाल है। का भरने वाला नल को 1 घंटा के लिए ओपन किया, उसको बंद किया, फिर अगला 1 घंटा के लिए खाली करने वाला नल को ओपन किया, पुनः उसको बंद किया, और का इसी रूप से वैकल्पिक क्रम में, वैकल्पिक यानी अल्टरनेट डेज में, अल्टरनेट टाइम में जो है दोनों पाइपों को खोला जाता है। तो बताना है आपको कि टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। तो आप बताइए, पहला घंटा 1 ओपन किया,
सेकेंड आवर बी को ओपन किया, पुनः थर्ड आवर ए को ओपन किया, तो यहाँ से तो ऑर्डर रिपीट होने लग रहा है, तो लिखना बंद कर दीजिए। फर्स्ट आवर ए आया 8 भरा होगा, सेकेंड आवर बी आया 5 खाली कर दिया होगा, तो 2 घंटे में पानी भरा होगा क्या यूनिट? 3 यूनिट। क्लियर है? अब ध्यान ये रखना है कि खाली करने वाला के केस में जो खाली करने वाला का एफिशिएंसी है टोटल में से, उसको पहले घटा लीजिए। क्यों घटा लीजिए? क्योंकि आखिरी में खाली करने वाला नल को ओपन नहीं करना चाहते हैं आप, क्योंकि अगर आखिरी में खाली करने वाला नल ओपन होगा तो वो भरेगा नहीं, जितना भरा था उसमें से खाली करेगा। तो करना क्या है, खाली करने वाला में जब भी खाली करने वाला एफिशिएंसी को टोटल में से घटा लीजिए। 12 में से 5 गया 7। अब यार 3 में कितना से गुना करें कि 7 के बराबर या 7 से कम हो जाए? 3 में कितना से गुना करें? तो 2 से गुना करिएगा, तो इधर भी 2 से गुना करना होगा, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 घंटा में 6 भर गया। टोटल भरना है 12, 6 भर गया, तो रिमेनिंग बच रहा है कितना? 6 यूनिट। अब ये 6 यूनिट भरने के लिए कौन आएगा? पहला नल आएगा। पहला 8 यूनिट 1 घंटा में, तो 6 यूनिट क्या घंटा में? 6/8 घंटा में भरेगा। तो ये 4 प्लस 2 तिया 2 चौक, तो 0.4 7 28 4 5 20 यानी 4.75 आवर में टैंक भर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जब आप प्रीवियस बुक बनाएंगे उसमें आंसर दिया होगा 8 गलत है मेरे भाई, ऑप्शन ए सही है। ये 2018 ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल था। देखिए एक चीज ध्यान में रखना, ये वृत्त है और ये सपोज जीवा है ए बी। तो यार जीवा ए बी और ये टेंजेंट एक दूसरे से बाह्य रूप से मिलती है। जीवा ए बी और टेंजेंट अगर एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करती है, टेंजेंट है सपोज ये है ई डी मान लीजिए, तो ये जीवा ए बी और टेंजेंट एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करती है, तो रिलेशन होगा जीवा का बड़का गुना छोटका बराबर टेंजेंट का स्क्वायर। अगर जीवा और टेंजेंट एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करे, जीवा और टेंजेंट एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करे, तो जीवा का बड़का यानी ए डी गुना छोटका यानी बी डी बराबर होगा टेंजेंट का स्क्वायर। जीवा का बड़का गुना छोटका बराबर टेंजेंट का स्क्वायर। आपको इसने सवाल में दे रखा है कितना, तो का ए बी है 6, बी डी है 2, डी ई निकालना, ये वाला निकालना है, टेंजेंट निकालना है। तो जीवा का बड़का यानी 6 और ये 2 कितना 8 गुना छोटका यानी ये वाला कितना 2 बराबर टेंजेंट ई डी का स्क्वायर। तो मेरे भाई 8 64 है, स्क्वायर हटाइएगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल 8। ऑप्शन पगला है, 64 है 16 है ना, तो 16 का वर्गमूल 4। ऑप्शन नंबर बी। चलिए का 5 मीटर और 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। 2 खंभा है, एक 5 मीटर का और एक 10 मीटर का। ये 5 मीटर का खंभा, ये 10 मीटर का है। कहा कि उनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है। इन दोनों के पाया जो है, ये जो पाया है दोनों का इनके बेस के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर। तो का शीर्षों के बीच की दूरी, सुनिए ये वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ये वाला निकालना है, ये वाला। तो यार आप बताइए, ये 12 है तो ये वाला भी 12, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ ये कितना होगा 5, ये 5 होगा तो ऊपर भी कितना होगा 5, क्योंकि टोटल 10 है, ये वाला 5 है तो ये बचा हुआ 10 होगा। तो ये 5 ये 12, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल में 90 के सामने ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। 5 12 तो ट्रिपलेट से ये कितना 13। ऑप्शन नंबर सी। अगर ट्रिपलेट जिन लोगों को पता नहीं है, अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तो पाइथागोरस यूज कर लेना है। रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 144 25 169 का वर्गमूल 13। देखिए का 1 साल पहले आकाश के पिता की आयु, 1 साल पहले आकाश के फादर का एज जो है सन के एज से कै गुना है 9 गुना।
का 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र से 5 गुना है। यार दो व्यक्ति के एज में अगर दो समय का रेशियो दिया है ना, तो दोनों जगह के डिफरेंस को सेम कर लीजिए। दोनों जगह के डिफरेंस सेम करिएगा तो 5 और 1 का डिफरेंस कितना, 4 से इसमें गुना करिएगा, तो दोनों जगह 4 से गुना करिएगा तो 9 चौक 36, 4 एकम 4, 9 और 1 का डिफरेंस 8, 8 से नीचे गुना करिएगा तो 8 पचे 40, 8 एकम 8। तो यार यहाँ फादर के एज में डिफरेंस है 4 यूनिट का, सन के एज में भी डिफरेंस 4 यूनिट का, रेशियो में डिफरेंस है 4 का, पर एक्चुअल में डिफरेंस है कितना का, तो 4 का। तो 4 यूनिट 4 साल, 1 यूनिट 1 साल, 1 का वैल्यू 1 है। तो सवाल में कहा अगले वर्ष आकाश की आयु, अगले कहने का मतलब पता है क्या होता है, जैसे आज प्रेजेंट है, अगले साल यानी 1 साल बाद, आज प्रेजेंट से 1 साल बाद अर्थात अगले साल जो है आकाश का एज निकालना है। तो पहले आकाश जी का प्रेजेंट एज आप निकाल लीजिए, कहीं से भी निकाल लीजिए, ऊपर से नीचे से कहीं से भी। 1 साल पहले आकाश यानी सन का एज था 4 यूनिट, 1 साल पहले 4 यूनिट, 1 यूनिट 1 ईयर, तो 4 यूनिट है 4 ईयर। यार 1 साल पहले अगर आकाश का एज 4 यूनिट था तो प्रेजेंट में एज, सॉरी 1 साल पहले अगर आकाश का एज 4 साल था तो प्रेजेंट में आकाश का एज कितना होगा, 5 साल। प्रेजेंट में 5 साल, तो अगले साल यानी 1 साल बाद कितना, तो 1 अगेन जोड़िएगा तो 4 2 6 साल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यार आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट यार आप सभी को। और एक चीज आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस हम कल तक उसको कंप्लीट करा देंगे असाइनमेंट से पहले, असाइनमेंट से टारगेट बैच का जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट कराएंगे, और उसके बाद जो है घटना चक्र को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ओके ना। और इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ओके ना। चलिए धन्यवाद यार।